बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 11वां लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप फटाफट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए कि ताकि हम इसकी शुरुआत कर सके। तो आप सब रेडी है तो कमेंट कीजिए ना, यस टाइप कर दीजिए बस। इसके बाद हम शुरू करते ही हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसका इंतजार आपको काफी दिनों से था। कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कहाँ पे होता है। तो हम एक एक बात को क्लियर करेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाली सभी प्रोसेस को एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और हम आपको समझा कर ही जाएंगे, रटाने वाला काम नहीं, आपके माइंड में सेट कर देंगे। तो आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और धैर्य बनाकर स्क्रीन पर नज़र बनाए रहिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आ गया। जिस पॉइंट को हमें पढ़ना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं, और किस प्लांट में होता है ये भी जानना जरूरी है। इस धरती पे जितने भी पेड़ है, जितने भी प्लांट है, सब में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो होता किस में है, तो वैसे प्लांट में होता है जिसमें फ्लावर खिलता है। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ब्रॉट बाय ए पोलन ट्यूब टू टू डिफरेंट सेल्स of the same female gametophyte in the order to produce two different structures। यानी इस पॉइंट का कहने का अर्थ ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है दो मेल गैमेट के द्वारा होता है। और ये दो मेल गैमेट को कौन लेकर आता है, तो पोलन ट्यूब लेकर आता है। आपको इसके पिछले लेक्चर में पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ाया गया था और उसका एनिमेशन भी दिखाए थे कि कैसे स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरने के बाद वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे करता है पोलन ग्रेन, और पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए कैसे ओव्यूल में एंट्री करता है, और ये पोलन ट्यूब कैसे दो मेल गैमेट को लेकर ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर करता है। ये चीज हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद होगा तो इस लेक्चर में भी हम एनिमेशन आपको दिखाएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आप सिर्फ धैर्य बनाए तो रहिए और देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो दो मेल गैमेट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। और इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर तो आपको डिटेल्स में पढ़ाया ही गया है इसके पिछले लेक्चर में, आप उसको जाकर देख लेंगे अगर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप नहीं जानते हैं तो। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर
आपको बताया गया था कि उसमें एक एग सेल होता है और उसके बगल में 2 सिनर्जिड होता है जिसको हेल्पिंग सेल कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक के सेंटर में जो सेल होता है उसको सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो ये जो 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब लेकर जाएगा, वो एक मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज्ड करके जाइगोट बनाएगा, और जो सेकेंड मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज्ड करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इसी टर्म को डिटेल्स में हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स, यानी 2 मेल गैमेट का फ्यूजन है। और इस 2 मेल गैमेट को किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये पोलन ट्यूब के द्वारा लाया जाता है, वो भी 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो 2 डिफरेंट सेल से क्या होता है, इसका फ्यूजन होता है। जैसे एक एग सेल हो गया और दूसरा जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल में होता है, उससे फ्यूजन होता है। और आपको पता चल गया ये क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद नया जो प्रोडक्शन होता है वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है। एक तो जाइगोट बनता है और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे फिर डिवाइड होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको डिटेल्स में क्लियर कराएंगे, आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट में सबसे पहले देखा गया था और किसके द्वारा देखा गया था, तो ये आप समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत बार पूछ भी चुका है, आगे भी पूछ सकता है, इसलिए इसकी जानकारी आपको रखना अत्यंत आवश्यक है। ये क्या कह रहा है, इट इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल में ही ये ऐसा प्रोसेस होता है। वेयर इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई नवास्चिन, एक साइंटिस्ट है नवास्चिन, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, इस डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर किया गया था इन 1898 में। यानी कब, 1898 में इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था। और किस प्लांट में, तो ये तो एंजियोस्पर्म तो आपको बता ही दिया गया कि ग्रुप है ना एंजियोस्पर्म, उस ग्रुप में बहुत सारे प्लांट आते हैं, जितना भी फ्लावरिंग प्लांट आप देखते हैं सब एंजियोस्पर्म कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम पूछा जाता है कि पर्सनल कौन से प्लांट में देखा गया था। तो आप याद रखिएगा, फ्रिटिलेरिया में देखा गया था, और लिलियम जो लिली के नाम से आप जानते हैं, तो ये लिलियम और फ्रिटिलेरिया 2 प्लांट है, इसमें सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को ये नवास्चिन के द्वारा देखा गया था। अब सोचिएगा कि ये फ्रिटिलेरिया और लिलियम किस टाइप का प्लांट है, क्या आप देखना चाहते हैं? तो देखना चाहते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही तो है फ्रिटिलेरिया। क्या है, फ्रिटिलेरिया। देखिए इसका डिफरेंट कलर का फ्लावर भी होता है, और इसी फ्लावर के अंदर सबसे पहले नवास्चिन ने क्या किए थे, डबल फर्टिलाइजेशन को देखे थे और उसका रिसर्च किए थे। और आगे देखिए, ये आपको जो स्क्रीन पर खूबसूरत सा फ्लावर दिख रहा है ना, ये है लिलियम, इसको लिली के भी नाम से जानते हैं। और ये फ्लावर के अंदर, यानी इस फ्लावर के अंदर भी ये क्या किया गया था, डबल फर्टिलाइजेशन को देखा गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से प्लांट में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया गया था, तो आप बता दीजिएगा ना कंफर्म। तो आप इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए बेहतरीन तरीके से, ये फ्रिटिलेरिया है और ये लिलियम है। यहाँ पे देखिए ये इसका फीमेल गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कार्पेल, और कार्पेल के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, और ये वाला भाग तो आप देख रहे हैं एंथर। क्या है, एंथर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो प्लांट है इसी में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया। और उसके बाद तो जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है सब में होता है ना, लेकिन पहली बार इसी में देखा गया था।
क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पॉइंट बताया गया स्क्रीन पे ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये अगला पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है ये जानना है। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझना है ना। इसमें आपको तो बता दिया कि 2 मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, वो भी एक ही फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, और वो भी 2 डिफरेंट सेल्स के द्वारा, और उससे जो प्रोडक्शन होता है वो भी 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है, यानी 2 अलग अलग चीज का निर्माण होता है। तो कैसे होता है और 2 मेल गैमेट में कौन किससे फर्टिलाइज करता है इसका डिटेल्स आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म्स द पोलन ट्यूब ब्रस्ट ओपन इन वन ऑफ द 2 सिनर्जिड्स टू रिलीज द 2 मेल गैमेट्स। यानी एंजियोस्पर्म में उसका जो स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आया था, वो पोलन ग्रेन क्या किया था, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया था, और वो पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर एंट्री किया था कहाँ पे, ओव्यूल में। और ओव्यूल में किसके पास, तो जहां एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एंट्री करेगा। और एंट्री किया था तो उसके साथ वो क्या लेकर गया था, 2 मेल गैमेट को लेकर गया था। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब क्या करता है, ओव्यूल में एंट्री करता है, तो उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है वो वर्स्ट कर जाता है, यानी फट जाता है। फटने के बाद से उसमें से क्या होता है, यानी जो ओव्यूल के अंदर यानी एम्ब्रियो सैक में 2 सिनर्जिड होता है ना, वो सिनर्जिड गायब हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो बच जाता है वहां पे क्या, एक सिंगल मेल गैमेट। नहीं, क्या बचता है, फीमेल गैमेट बचता है ना, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में तो फीमेल गैमेट बनता है। तो एक सिंगल फीमेल गैमेट बच जाता है और दोनों सिनर्जिड क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही सिनर्जिड डीजेनरेट होगा तो ये जो पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर गया है उसमें से पहला मेल गैमेट किसको बोलेंगे, जो पहले उसके अंदर एंट्री करेगा उसको फर्स्ट मेल गैमेट, और जो बाद में एंट्री करेगा उसको सेकंड मेल गैमेट। उसकी कोई पहचान नहीं होता है कौन फर्स्ट मेल गैमेट है कौन सेकंड है। तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे, तो जो पहले एंट्री किया उसको फर्स्ट मेल गैमेट, जो उसके बाद में एंट्री करेगा वो सेकंड मेल गैमेट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ द एग सेल, यानी जो फर्स्ट मेल गैमेट है सिनर्जिड के डीजेनरेट होने के बाद से वो एग सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूज करके क्या बनाता है, टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। किस चीज का फॉर्मेशन करता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर। उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, इट इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, और इस प्रोसेस को हम लोग जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सिंगेमी के भी नाम से जानते हैं। ये एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, किससे किससे हुआ, तो फर्स्ट मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन हुआ और उससे एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहेंगे और नहीं तो सिंगेमी कहेंगे। अब जो दूसरे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन किससे होगा, तो देखते हैं। द सेकेंड मेल गैमेट डिसेंड्स डाउन एंड फ्यूजेज विथ द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी सेकेंड मेल गैमेट है वो क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ऑफ द सेंट्रल सेल, यानी जो उसके एम्ब्रियो सैक के बीच में जो सेंट्रल सेल होता है उसी में 2 यानी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, या उसी को सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी हम लोग कह सकते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। वो एक दूसरे से फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का रूप धारण करता है।
उसी सेकेंडरी न्यूक्लियस से ये सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है। तो क्या बनाता है, टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और नहीं तो इसी को ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो आपको इस पूरे डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, एक बार और बता देते हैं। आपको बताया गया कि पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट को लेकर आता है, कहां पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। फर्स्ट मेल गैमीट एक सेल से फर्टिलाइज्ड करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। इसको हम लोग जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और नहीं तो इसको सिंगेमी कहते हैं। दूसरा प्रोसेस की बात करें तो सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज्ड करके या फ्यूज्ड होकर क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जो ट्रिप्लॉइड स्टेज में रहता है। किस स्टेज में रहता है, ट्रिप्लॉइड स्टेज में। ये कैसे ट्रिप्लॉइड होता है हम आपको क्लियर करके बताएंगे, आप सिर्फ धैर्य बनाए रहिए। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, और नहीं तो इसी को ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। जो भी बाकी रह गया है फिर हम आपको क्लियर करते हैं अगले इसके पॉइंट में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपको इस पॉइंट को देखकर जब समझा देंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस चीज से फर्टिलाइजेशन होता है और किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट मेल गैमीट है। क्या है, फर्स्ट मेल गैमीट। ये फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है। एग सेल से फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यानी फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग सिंगेमी के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट मेल गैमीट जो होता है हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड। और एग सेल भी कैसा होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। और जब 2 हैप्लॉइड गैमीट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड, जिसको 2n से डिनोट करते हैं और हैप्लॉइड को n से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। इसको हम लोग सिंगेमी कहेंगे या इसी को हम लोग जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें देखिए सेकेंड मेल गैमीट, ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये सेकेंड मेल गैमीट क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है सेंट्रल सेल में प्रेजेंट रहता है। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बताया गया था ना, ये दूसरे से फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बनता है, इसलिए ये कैसा है, इसका पोलैरिटी स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो आपको पता चल गया कि सेकेंड मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज करता है तो बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आप को देखकर लग रहा होगा कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका पोलैरिटी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, या ट्रिप्लॉइड होगा, या टेट्रापोलॉइड होगा। क्या होगा, आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका पोलैरिटी स्ट्रक्चर क्या होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों के एक दूसरे से फ्यूज होकर ये बन रहा है। वो 2 कौन कौन से फ्यूज हो रहा है, तो एक सेकेंड मेल गैमीट और एक सेकेंडरी
न्यूक्लियस। सेकेंड मेल गैमेट हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड है। तो आप ये बताइए कि प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा उसका प्लॉइडी स्ट्रक्चर क्या होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, क्या होगा? कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट सही आ रहा है, आने दीजिए आने दीजिए। ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ना, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों मिलेगा तो ट्रिप्लॉइड तो होगा ही। अब यहां पे देखिए, ऐसे जो ये प्रोसेस है इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को हम लोग वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसको सिंगेमी कहते हैं और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और दोनों को एक साथ अगर मिला दें तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पहले ही बताया गया था कि दो मेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये भी एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, वो भी दो डिफरेंट सेल से और दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करता है। तो आप देखिए, तो ये एक फर्स्ट मेल गैमीट, एक सेकंड मेल गैमीट, दो मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ। एक तो एग सेल से हुआ और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये दोनों एक ही सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट रहता है और दोनों डिफरेंट सेल है कि नहीं है। ये एक सेल अलग है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, अलग सेल है। और इस प्रोसेस से यानी डबल फर्टिलाइजेशन से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो एक डिप्लॉइड जाइगोट है और एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो हुआ ना क्लियर। अब तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके बारे में किसने बताया था, तो नवास्चिन बताए थे ना। कब बताए थे, 1898 में, यानी 1898 में सबसे पहले डिस्कवर किए थे। कौन से प्लांट में, तो एंजियोस्पर्म में। ये तो एंजियोस्पर्म में होता ही है, लेकिन एंजियोस्पर्म में कौन सा प्लांट, क्योंकि जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है सबको हम एंजियोस्पर्म ही कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, फ्रिटिलेरिया में और लिलियम में। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ये फ्लो चार्ट है, इससे आप समझ जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको हम एनिमेशन से दिखाएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो दो मेल गैमीट है एग सेल से और सेकेंडरी न्यूक्लियस से कैसे फ्यूज करता है। आप सिर्फ धैर्य बनाए रहिए, आपको 100% क्लियर करके ही इस क्लास को ओवर करेंगे। जब तक क्लियर होगा नहीं तब तक क्लास चलते रहेगा। आपका कमेंट रुकना ही नहीं चाहिए, समझ में नहीं आए तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन भी हमें बनाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो बाकी समझने की क्या आवश्यकता है। एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि ताकि हमारे एग्जाम में स्कोरिंग अच्छा हो और जानकारी रहे, तो जहां जरूरत पड़े वहां पे हम सही से यूज कर सके। तो एग्जाम के साथ साथ आपके मेंटल ग्रोथ भी हो सके, इसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए आप फटाफट इस स्क्रीन पर आ रहा है जो क्वेश्चन, उसका आंसर भेज दीजिए। आ गया आपके सामने क्वेश्चन, और देखिए इसका ऑप्शन भी हम मंगा देते हैं। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है, और आ जाइए ये थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, और देखिए आपके सामने आ गया फोर्थ ऑप्शन। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन एंड ग्यूगनार्ड इन डैश। अब आपको बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन को नवास्चिन और उनके साथ हेल्पिंग फर्म में यानी उनके सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, ग्यूगनार्ड है। ये दोनों मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताए थे। ये किस प्लांट में बताए थे यही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लिलियम एंड एलियम। सेकंड ऑप्शन दे रहा है लिलियम एंड
फ्रीटिलेरिया। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, मेज एंड मैंगो। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए और बता ही दीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन को नवासिन और ग्यूगनार्ड ने किस प्लांट में डिस्कवर किए थे, यानी खोज किए थे। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम आने दीजिए। आपके कमेंट को तो देखकर मन को सुकून मिलता है। अगर सही आता है आंसर तब लगता है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत क्या कर रहे हैं, कुदाल उठाकर खेत कोड़ने के लिए थोड़ा ही बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर सही आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बताया गया था, इमेज भी दिखाए थे, याद है ना, फ्रीटिलेरिया और लिलियम का। तो देखिए ये लिलियम और फ्रीटिलेरिया में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को नवासिन और ग्यूगनार्ड के द्वारा सर्च किया गया था, बताया गया था। तो हुआ ना क्लियर आपके लिए, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम आपको दिखाइए देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो भी हम लोग एनिमेशन के द्वारा देखने वाले हैं, इस एनिमेशन को आप इसके पिछले लेक्चर में भी देखे थे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए। लेकिन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपको दिखाया गया था कि स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के गिरने से लेकर ओव्यूल में पोलन ट्यूब के एंट्री तक ही। ओव्यूल में जैसे पोलन ट्यूब का एंट्री हुआ था वहीं पे एनिमेशन रुक गया था। लेकिन आज हम उसके आगे की ओर दिखाएंगे कि ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करने के बाद कैसे ये जो दो मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज्ड करके डबल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, इसलिए हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं कि ताकि पीछे अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोग रेडी है, स्टार्ट किया जाए? तो बताइए ना कमेंट करके कि हाँ हम रेडी है, आप डबल फर्टिलाइजेशन को दिखा ही दीजिए। तो हम दिखाते हैं, आप सिर्फ धैर्य तो बनाइए। देखिए ये आपके स्क्रीन पे आ गया, ये आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फ्लावर का पार्ट्स है और ये क्या है, ये एंथर वाला पार्ट्स है और ये क्या है, स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन आता है, इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। ये तो आप इसके पिछले लेक्चर में देखे ही थे। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये क्या करता है, फैलता है और इसके बाद से इसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर क्या बनाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया है और ये इसका पोलन ट्यूब बन रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल दिया है और ये पोलन ट्यूब के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया है। यही दो मेल गैमीट तो क्या करता है, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब जो होता है ये स्टाइल जो आप देख रहे हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसी से होकर जाएगा। यानी स्टिग्मा को होल किया पोलन ट्यूब और ये धीरे धीरे करते हुए क्या करेगा, स्टाइल से ग्रोथ होते होते ये ओवरी के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो ये चल रहा है, क्या देखकर आपको ये कैसा लग रहा है? अगर आप इसके पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है ना पोलन ट्यूब का, ये साइटोप्लाज्म के चलते होता है। इसमें क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है इसके सिरे पे और देखिए ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारा क्या केमिकल्स होता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, पोलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसी के अंदर धीरे धीरे क्या करेगा, मेल गैमीट पीछे पीछे से जाते रहेगा। देखिए ये दो मेल गैमीट चल दिया है एकदम, जाकर डबल फर्टिलाइजेशन जब तक करेगा नहीं तब तक ये रुकने वाला
नहीं है। सिर्फ आप अपने ध्यान को इस स्क्रीन पर बनाए रहिए और देखिए ये कैसे डबल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। ये देखिए अभी ये ओवरी में एंट्री करने वाला है और आपको डर नहीं ना लग रहा है ये सांप कहाँ से जा रहा है? ये सांप नहीं है, ये तो पोलन ट्यूब है ना, जो दो मेल गैमेट को लेकर जा रहा है किसके पास? ओव्यूल के अंदर। देखिए ये ओव्यूल के पास आ ही गया। किसके पास आ गया? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा कहां से? माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा। किसी किसी में चैलेजा से भी एंट्री करता है, किसी में इंटेगमेंट के द्वारा भी एंट्री करता है। तो देखिए इसमें माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग पोरोगेमी के नाम से जानते हैं। और माइक्रोपाइल क्या है? ओव्यूल के अंतिम सिरे पर एक होल होता है। देखिए यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है, यहाँ से ये क्या करेगा? सीधे एंट्री कर गया। देखिए एंट्री कर गया ना, और एंट्री करने के बाद से इस प्रोसेस यहाँ तक तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं, लेकिन देखिए एंट्री करने के बाद से ये क्या होता है? ब्रस्ट होता है इसका पोलन ट्यूब। और ये देखिए दो सिनर्जिड है, ये दोनों सिनर्जिड क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। और इसमें से फर्स्ट मेल गैमेट निकल गया है, और ये फर्स्ट मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करता है? तो देखिए ये है एग सेल, इससे फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाया। सेकंड मेल गैमेट चल दिया है, ये पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज किया है, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से बना लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म। न्यूक्लियस पहले बनाया और उससे जो सेल बना उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानते हैं। तो हुआ ना क्लियर? यानी फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज किया है और डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया, और जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो क्या करता है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। वो पोलर न्यूक्लियाई जो होता है एक दूसरे से फ्यूज करके वो क्या बना लेता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो डिवाइड करके सेल बना लेता है। और इस तरह कंप्लीट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर हो गया ना डबल फर्टिलाइजेशन? अब आपके मन में तो डाउट नहीं ना रहेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है। अरे आप अगर इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा तो आप क्या, आपके पूरे आने वाला जनरेशन भी नहीं भूल पाएगा अगर आप उनको बता दीजिएगा तो। समझिए, आप अच्छे ढंग से समझिएगा तो आप अपने आने वाले जनरेशन को भी तो समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। जिस तरह हम किसी से सीखे समझे आपको बताए, आप भी हमसे सीखिए, आप भी आगे बता सकते हैं। ये तो प्रक्रियाएं चलते रहती है, इसी को तो हम टीचिंग स्किल बोलते हैं ना। चलिए हम लेकर चलते हैं अब आपको अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? ये स्क्रीन पर दिख रहा है सिग्निफिकेंसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, आपको इस पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन? तो देखिए, टू प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। वो दो प्रोडक्ट कौन कौन? आप तो देखे थे एनिमेशन में कौन कौन प्राप्त होता है। एक तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डिवाइड कर एंडोस्पर्म सेल बनाता है, यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हो गया दो प्रोडक्ट कौन कौन बन रहा है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि देयर आर चांस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी एंड द प्लांट हैज बेटर चांसेज ऑफ सर्वाइवल, यानी ये डबल फर्टिलाइजेशन से सीड के अंदर क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी का भी चांस बना रहता है, यानी एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा क्या हो? एम्ब्रायो बने। एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए उस प्लांट को सर्वाइवल के लिए बेटर चांस भी मिल जाता है, यानी उसकी उत्तरजीविता होता है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू एन एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के चलते एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट में हेल्प करता है। नरिशमेंट की बात करें यानी उसके पालन पोषण में हेल्प
करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इंक्रीजेज द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी एंजियोस्पर्म्स में जो सीड बन रहा है उस सीड के यानी क्या बढ़ा रहा है, उसके वायबिलिटी को इंक्रीज कराता है। कौन? डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सीड क्या वायबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसको जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाता है। किसके चलते? डबल फर्टिलाइजेशन के चलते। उसमें जो एंडोस्पर्म बना है ना, उस एंडोस्पर्म के चलते। अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इट यूटिलाइज बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन के द्वारा जो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों मेल गैमेट का यूटिलाइज हो जाता है अगर डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा तो एक ही मेल गैमेट का यूज हो पाएगा, सेकंड मेल गैमेट का यूज नहीं हो पाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के चलते दोनों मेल गैमेट का यूज भी अच्छे ढंग से हो जाता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो सीड बनता है वो एम्ब्रायो लेस सीड नहीं बनता है, यानी एम्ब्रायो के साथ सीड बनता है। क्लियर हो गया? और जब सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा तो उस सीड के द्वारा नए प्लांट का ग्रोथ होगा, और जिस सीड में एम्ब्रियो नहीं होता है यानी जो एम्ब्रियो लेस सीड होता है उस सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होता है, वो नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व, वो भी किसके लिए? एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। और इसको एंजियोस्पर्म को छोड़ देंगे तो बाकी सब में तो सिंगल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो क्लियर हो गया? चले आगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम आगे आपको लेकर चल सके। अब हमें पढ़ना है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटना हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हुआ, जिसमें गैमेटोजेनेसिस पर है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेल गैमेट कहाँ बना, फीमेल गैमेट कहाँ बना, कैसे बना, इसके लिए आपको डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन में ये जो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस लेक्चर में तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन कवर किया गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर में किसको किसको इंक्लूड किया गया है हम समझ लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली सभी घटना है, जिसमें देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी इसमें हम लोग एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को समझेंगे। उसके बाद से एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस चीज से होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसका अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीड, यानी ओव्यूल जो होता है मैच्योर होकर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, सीड में, इस बात को समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या समझेंगे, ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट्स, और ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, यानी फल का निर्माण करता है। तो इन सभी बातों को डिटेल्स में एक एक पॉइंट करके समझेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, यानी एंडोस्पर्म, यानी इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका कितना टाइप है, ये किस प्लांट में किस टाइप से रहता है, इन सभी चीज को हम लोग समझेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट आपको मिल रहा है ये एंडोस्पर्म। क्या है एंडोस्पर्म? तो आपको तो पहले ही बताया गया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तभी होगा, अगर सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यानी ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। जो डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है ना, तो उसी को तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, वो सेल ग्रो करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन का ये क्या है, एंडोस्पर्म उसका प्रोडक्ट है। एंड डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये कहाँ पे डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेंट्रल सेल था ना उसी के अंदर तो ये पोलर न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, वही तो फ्यूज करके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन
करता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इट इज जनरली ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ये जो एंडोस्पर्म होता है अगर नॉर्मल रूप से देखें तो ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। लेकिन अब ये आपको याद रखना होगा कि जितने भी प्लांट है सब में एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। ये डिप्लॉइड से लेकर 15 पोलॉइड तक होता है, यानी एन से लेकर ये 15n तक आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर जनरली बात करें तो जनरली ये ट्रिप्लॉइड होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बनता है वो पोलर न्यूक्लियाई से बनता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई कितना है इस पर भी डिपेंड करता है कि एंडोस्पर्म बनेगा तो उसका पोलैरिटी स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर पोलर न्यूक्लियाई 2 है तो एंडोस्पर्म जो बनेगा वो एक एक्स्ट्रा करके बनाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड है तो वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। अगर पोलर न्यूक्लियाई की संख्या 4 है तो ये क्या होगा? एंडोस्पर्म जो बनेगा वो 4 से तो आपको लग रहा होगा कि टेट्रापोलाइड होगा, लेकिन नहीं, उससे एक सेकंड में अलग मिटाकर फ्यूज करता है ना तो पेंटापोलाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना होगा कि ये डिप्लॉइड से लेकर बहुत ज़्यादा तक ये एंडोस्पर्म का पोलैरिटी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जनरली अगर बात करें तो जनरली ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। क्यों टिश्यू कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल्स है ना। जितना एंडोस्पर्म में सब सेल्स है, बहुत सारा सेल्स का ग्रुप है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बताया गया था ना वही तो ज़्यादा बढ़ता है तो उसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स। यानी ये जो एंडोस्पर्म का जो टिश्यू है उसके अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, यानी बहुत सारा खाद्य पदार्थ रहता है। एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और उस रिजर्व फूड मटेरियल का यूज किसके लिए किया जाता है? तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि अगर ये एंडोस्पर्म नहीं रहता तो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता और जो सीड बनता है ओव्यूल से वो एम्ब्रियोलेस सीड हो जाता है। और एम्ब्रियोलेस सीड का काम सिर्फ अगर हमारे खाने वाला प्लांट है उससे जिससे भोजन के रूप में हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ उसे भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सीड से नए प्लांट का फॉर्मेशन या ग्रोथ नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो आपको एंडोस्पर्म क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और फटाफट कमेंट कर इसका सही जवाब भेज दीजिए। इस क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये है सेकंड ऑप्शन, ये आ गया आपके सामने थर्ड ऑप्शन और ये आ गया आपके सामने फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम आपको क्लियर करा देते हैं। कह रहा है द डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन रिस्पेक्टिवली आर। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में जो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन सा बनता है आपको क्रम वाइज बताना है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन कर रहा है या बन रहा है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि एम्ब्रियो एंड पेरिस्पर्म बन रहा है, या फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है जाइगोट एंड स्कूटेलम बन रहा है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि जो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बन रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। उस प्रोडक्ट को ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आप उस ऑप्शन को टाइप कर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। वो यूं ही उड़ते हुए हमारे पास आ जाएगा और हम समझ जाएंगे कि आपको भी ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप अपने आंसर से मैच इसको करा लीजिए। देखिए ये डिप्लॉइड पहले कह रहे हैं और ट्रिप्लॉइड बाद में कह रहे हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, जाइगोट बनता है, और जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो इस तरह इस पूरे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो समझ में आया? मजा आ रहा है ये क्वेश्चन देखकर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का तो क्वेश्चन आता ही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हम कराएंगे, सिर्फ आप धैर्य बनाकर इस स्क्रीन से जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगला पॉइंट दिख रहा है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अभी हम लोग एंडोस्पर्म को पढ़े थे और अब हम लोग जानेंगे कि एंडोस्पर्म का कितना टाइप्स होता है और कौन कौन सा होता है, कौन सा टाइप्स किस प्लांट में पाया जाता है। ये सभी बात को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आपको दिख रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स। यानी किस टाइप से उसका फॉर्मेशन हुआ है एंडोस्पर्म का, इस आधार पर अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्मिक जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। वो कौन कौन होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट वाला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फर्स्ट वाला क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड वाला क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों के बारे में हम डिटेल्स में क्लियर कराएंगे, आप फिर इसके बाद कभी भूल नहीं पाइएगा, हमेशा के लिए आपके माइंड में ये लॉक हो जाएगा। ये कौन? एंडोस्पर्म का टाइप। और इसके पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन बताया गया, वो भी तो क्लियर हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो रिव्यू करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये 3 टाइप्स का जो एंडोस्पर्म है कौन कौन है। तो चलते हैं हम लोग एक एक एंडोस्पर्म को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो चले अगले पॉइंट पे, ठीक है चलते हैं। देखिए आपको फर्स्ट में दिख रहा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो किसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसमें क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही पाया जाता है। ये क्या कह रहा है कि पेन का मतलब आप समझ रहे हैं, पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पेन का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? ये तो आपको दिख रहा है कि पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें लगातार और बार बार क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, यानी उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी सिर्फ न्यूक्लियस का पहले बार बार डिवीजन होता है लगातार, उसी को सक्सेसिव बोला जाता है। एक न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सिर्फ न्यूक्लियस की संख्या बढ़ते जाएगा। जब पूरा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तब लास्ट में क्या बनेगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह उस न्यूक्लियस और इस एंडोस्पर्म में आपको बहुत सारा न्यूक्लियस के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि ये फ्री न्यूक्लियाई के फॉर्म में तैयार हो जाता है और फाइनली वॉल फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या बनता है? उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। बिगिंस एंड मेक्स द एंडोस्पर्म ए मल्टी सेलुलर टिश्यू, और उसके बाद से वो एंडोस्पर्म एक मल्टी सेलुलर टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऐसा मेज में होता है, व्हीट में भी ऐसा होता है, राइस में भी होता है, सनफ्लावर में भी होता है, कॉटन में होता है, और कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जिसको वाटर बोलते हैं, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई होता है, यानी उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कोकोनट का तो एक और विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी रहता है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन न्यूक्लियर है, कौन सेलुलर है। तब तक आपको तो समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट में पूछा जाए तो उसका वाटर है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस, ये अंदर, ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये क्या है?
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको पेन के नाम से जानते हैं और पूरे को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। इसका न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लिया, लेकिन इसमें 2 सेल तो नहीं ना बना। यहाँ पे देखिए 2 से फिर डिवाइड करते करते ये बहुत सारा न्यूक्लियस ही बन रहा है। इसमें एक ही क्या है, सेल है। सेल मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एक ही है और ये न्यूक्लियस की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। और न्यूक्लियस की संख्या बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से जो लास्ट में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जो कंप्लीट एंडोस्पर्म बनेगा वो एंडोस्पर्म कैसा होगा, यानी फ्री न्यूक्लियाई होगा। और ये लास्ट में देखिए इसमें सेल वाली ये बनना शुरू हुआ है। जब पूरा इसके अंदर न्यूक्लियस भर गया है तब अंत समय में क्या होता है, इसमें ये सेल वाल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है और ये किस तरह से बना है, तो पेन में अंडरगोस ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तब जाकर ये फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है। और इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको पता चल जाए और आपके साथ भी ये नोटेशन रहे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए आपको दिख रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी ये क्या है, सेकेंड टाइप है एंडोस्पर्म का। ये सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या कह रहा है कि एवरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इसके पहले वाला में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देखे थे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो डिवीजन हो रहा था तो सिर्फ न्यूक्लियस का ही उसमें डिवीजन हो रहा था, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था। यानी साइटोकाइनेसिस होता तो सेल बनते चला जाता, लेकिन वो सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म में ही था। और लास्ट में जब पूरा न्यूक्लियस भर गया, एंडोस्पर्म बन गया, तब लास्ट में सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो कह रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो फर्स्ट डिवीजन होता है ना, और उसके बाद जितना डिवीजन होता है तो सब में फर्स्ट डिवीजन के बाद से पहले होता है यानी कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद से कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि ये अल्टरनेट करके ये प्रोसेस चलते रहता है। यानी कि एक बार कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है, हम समझा दे रहे हैं। यानी पहले उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके वो 2 न्यूक्लियस बनाया और फिर वो दोनों न्यूक्लियस सेल बना लेगा, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद उसे सेल बनाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड किया है, 2 बना है, लेकिन देखिए यहाँ से बीच से पार्टीशन करके ये दिखाया गया है कि ये 2 सेल के फॉर्म में हो गया। उसके बाद फिर जब डिवीजन होगा तो धीरे धीरे करते हुए देखिए न्यूक्लियस की भी संख्या बढ़ रहा है और साथ में ये सेल वाल के बनने के चलते ये सेल फॉर्म में आ जा रहा है। तो इस तरह ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यानी एवरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जितना बार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होगा उसके न्यूक्लियस में, उतना बार उसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो साथ में सेल बनते चला जाएगा और इस तरह ये कंप्लीट क्या करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और ये सेलुलर एंडोस्पर्म किसमें बनता है, कौन से प्लांट में देखने के लिए मिलता है, तो देखिए उसके पहले हम कुछ और भी बात बता देते हैं। देयरफॉर एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स, यानी शुरू से ही वो क्या हो जाता है, सेलुलर फॉर्म में आ जाता है एंडोस्पर्म। और कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो पिटूनिया एक फ्लावर है, इसमें पाया जाता है, बाल्सम में है। और ये धतूरा, धतूरा तो आप जानते हैं ना, धतूरा बड़ा बड़ा सा कोरोना का जैसा देखने में लगता है उसका सीड। और ऐसे कंडीशन में देखिए क्या कर रहा है, द व्हाइट सॉलिड पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो कॉर्नल पार्ट है जो व्हाइट कलर का होता है, बीच में तो वाटर रहता है, उसके बाद व्हाइट कलर का जिसको खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं,
और उसके बाहर से एक हार्ड कवरिंग होता है और उस हार्ड कवरिंग के बाहर से भी एक जालीनुमा रचना रहता है। तो ये कोकोनट का जो कॉर्नल पार्ट है, जो सॉलिड व्हाइट पार्ट होता है, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कौन सा है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो उसका वाटर है कोकोनट का, उसमें क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसको हम लोग लिक्विड सिंसेटियम के भी नाम से जानते हैं। लिक्विड सिंसेटियम कहा जाता है किसको? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। किसके? कोकोनट के। यानी कोकोनट के जो वाटर है उसको लिक्विड सिंसेटियम के नाम से जाना जाता है। और उसके तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट है या सीड है जिसमें दो तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है? तो आप क्या बताएंगे? कोकोनट बता देंगे। और कौन कौन सा उसमें एंडोस्पर्म रहता है? तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में भी रहता है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो आपको बता देना होगा कि कोकोनट का वाटर है, और इसके अलावा सेलुलर की बात करेंगे तो वो उसका सॉलिड पार्ट यानी कर्नल पार्ट बता देंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे एंडोस्पर्म तैयार होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा कि ताकि आपके एग्जाम में एंडोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कौन से प्लांट में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है तो आपको बताने में कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर? चला जाए आगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए आपको लास्ट है ये पॉइंट, एंडोस्पर्म का 3 टाइप्स आपको बताया गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और जो तीसरा टाइप है जिसको हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, यानी इसको माध्यमिक भ्रूण पोष के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो इसमें याद रखना होगा, इसमें 2 कंडीशन रहता है। इसमें सेलुलर वाला भी रहता है और न्यूक्लियर वाला भी रहता है, दोनों के बीच का कंडीशन है ये हेलोबियल। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉमन इन मोनोकोटिलिडन्स, यानी ऐसे जो टाइप का एंडोस्पर्म जो होता है अधिकांश किस में पाया जाता है? मोनोकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो आपको पता है ना, जिस बीज में एक ही दाना हो उसको हम लोग मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। और जैसे आप चना को देखते हैं कि उसके छिलके को हटाते हैं उसके बीज के, तो 2 भागों में बढ़ जाता है ना, वो डाइकोटिलिडन है। क्या है? डाइकोटिलिडन। लेकिन जो राइस है, व्हीट है, ये सब क्या है? मोनोकोटिलिडन है। तो ये अधिकांश किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा? हेलोबियल एंडोस्पर्म मोनोकोटिलिडन्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट डिवीजन इज सिमिलर टू सेलुलर एंडोस्पर्म एंड रिजल्ट इन ए लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड ए स्मॉल चैलेजल सेल। यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सबसे पहला जब डिवीजन होता है तो उसके चलते क्या होगा? 2 न्यूक्लियस बनेगा, उस 2 न्यूक्लियस से 2 सेल बनेगा। और 2 सेल में आपको दिखेगा कि उसमें एक जो होगा वो यानी सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक जो लार्ज साइज का होगा वो माइक्रोपाइलर एरिया की ओर होगा, और जो स्मॉल साइज का होगा वो चैलेजल एरिया की ओर होगा। उसको हम लोग चैलेजल सेल कहेंगे, और जो लार्ज सेल है उसको हम लोग माइक्रोपाइलर सेल के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि द चैलेजल सेल मोस्टली डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड फंक्शंस एज ए बेस सेल। यानी क्या कह रहा है कि जो चैलेजल सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता है, लिख रहा है ना, डज नॉट डिवाइड फर्दर। और यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शंस एज ए बेस सेल, ये किस रूप में काम करता है? तो एक बेसल सेल यानी बेस सेल के फॉर्म में कार्य करता है। यहाँ पे कह रहा है द माइक्रोपाइलर सेल डिवाइड्स फर्दर, जो उसका लार्ज सेल होता है, जो माइक्रोपाइलर सेल जिसको बोल रहे हैं, वो बार बार फिर क्या करेगा? तुरंत डिवाइड करता है और सिमिलर टू न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और उसके बाद से वो क्या कर लेता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के रूप में तैयार होता है। तो ऐसे क्या कर रहा है कि सो इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप, यानी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म को इंटरमीडिएट टाइप बोलते हैं, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का और जो सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप है ना, वो दोनों का इंटरमीडिएट टाइप है, मध्य भाग इसको बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंड सेलुलर
एंडोस्पर्म। यानी ये क्या है, इंटरमीडिएट टाइप है। इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये किस प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग किस में देखेंगे, इरेमरस एक प्लांट है जो मोनोकॉट्स है, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है, तो इसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है, सेल है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस देख रहे हैं ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसमें सबसे पहले डिवाइड होता है तो ये दो सेल बनाता है, एक लार्ज सेल बनाता है और एक स्मॉल सेल बनाता है। जो लार्ज सेल है ये तो न्यूक्लियस है और ये पूरे लार्ज सेल को माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, चैलेजल सेल कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चैलेजल सेल है वो डिवाइड अब नहीं करता है, वो बेस सेल के फॉर्म में काम करता है। और जो माइक्रोपाइलर सेल है ना, वो क्या करता है, उसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करके देखिए बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर बना लेता है। तो ऐसे आप देखिए ये धीरे धीरे आपको क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियस की संख्या बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे एक चैलेजल सेल भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कुछ इसमें दिख रहा है और ये सेलुलर एंडोस्पर्म का भी कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग सेंट्रल एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हेलोबियल एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और चैलेजल एंडोस्पर्म नहीं, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्लांट में कौन सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है ना कि एंडोस्पर्म अगर सीड के अंदर नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा, यानी कि उस सीड में यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की ओर। देखिए एंडोस्पर्म हम लोग जो पढ़े हैं, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इतना डिटेल्स में हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका क्या काम है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आपको तो बीच बीच में हम बताते चले हैं कि ये क्या करता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, डिटेल्स में समझेंगे तभी ना लिख पाएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत जानकारी तो काम तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि हाँ एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या क्या होता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एंडोस्पर्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो एंड स्टोर्स द फूड रिजर्व। यानी एंडोस्पर्म क्या करता है, यानी एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये स्टोर करके रखता है किस चीज़ को, फूड रिजर्व को, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसको स्टोर करके रखता है कि ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा सके। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है और इसके अलावा उसका प्रोटेक्शन भी करता है। इतना काम है इसका। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्मिक टिश्यू हैव शोन टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सीड जर्मिनेशन। यानी जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू होता है, यानी जो उसका सेल्स होता है, वो क्या किस चीज़ को शो करता है, यानी जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेट को ये शो करता है, यानी उसके अंदर जीन को ये एक्टिव रखता है और सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि कुछ ऐसे भी आपको सीड मिल जाएंगे जिसमें एंडोस्पर्म लास्ट तक उसमें बना रहता है और कुछ ऐसे भी आपको सीड मिलेंगे जिसमें सीड के मैच्योरेशन से पहले उसका एंडोस्पर्म नष्ट हो जाता है, सभी मतलब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सीड को दो नामों से जाना जाता है, एक को बोलते हैं एल्बुमिनस और एक को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस। यानी एल्बुमिनस उसको बोलते हैं जिसके सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, यानी इसको
एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हैं। और एक्स एल्बुमिनस किसको कहेंगे? जिसके सीड में एंडोस्पर्म नष्ट हो जाता है, टोटल समाप्त हो जाता है उसके सीड के फॉर्मेशन और मैच्योर होने से पहले ही। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता चल गया, इसको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये कंडीशन आता है कि जिस सीड में एंडोस्पर्म रहता है वो क्या करता है? तो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और जिसमें पहले ही से समाप्त हो जाता है तो उसका जो एम्ब्रियो है ना वो डेवलप कर जाता है और उसके बाद से उससे जर्मिनेशन होता है। तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट इसी का है फंक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए इसका फंक्शन में कुछ पॉइंट बाकी रह गया, इसको समझा देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म इंड्यूस्ड यानी सिग्नल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रेगुलेट्स एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, यानी ये इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन है उसके हिसाब से सिग्नल देता है सीड को कि ताकि वो क्या कर सके, उसके एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो सके और उसका डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो सके। अब यहाँ पे कह रहा है कि द एंडोस्पर्म कंटेन्स साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन एक केमिकल होता है ना जिसको हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऐसे करके यानी कि 5 प्लांट हार्मोन होता है। तो ये आपको पता चल गया कि एंडोस्पर्म में क्या रहता है, साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है, विच रेगुलेट्स सेलुलर डिफरेंशिएशन। ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है? तो सेलुलर डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है। ये इस हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। ये किस में प्रेजेंट होता है? तो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि इट में इंड्यूस एबॉर्शन ऑफ सीड फ्रॉम द जेनेटिकली मिसमैच्ड क्रॉस, यानी ये किस चीज को इंड्यूस्ड कराता है? सीड के एबॉर्शन को भी इंड्यूस्ड कराता है, प्रेरित करता है। और इसके अलावा ये फ्रॉम किसी से, जेनेटिकली मिसमैच्ड क्रॉस, अगर मिसमैच्ड क्रॉस हो जाता है सीड में तो उसको भी क्या करता है, ये सीड के एबॉर्शन से उसको प्रेरित कर सकता है। कौन? ये एंडोस्पर्म। तो समझ रहे हैं ना कि एंडोस्पर्म का बहुत सारा काम है अगर सीड के अंदर है तो, और जिस सीड में एंडोस्पर्म है ही नहीं तो उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, नए प्लांट के फॉर्म में वो ग्रो नहीं करेगा। तो आप समझ गए कि एंडोस्पर्म क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। आप इस लेक्चर को रिव्यू करके भी देख सकते हैं, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं आप उसको ध्यान से एक एक बार पढ़िए, और हम क्या समझाए हैं उसको भी एक एक बार देखिए, सुनिए, समझिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। वो डबल फर्टिलाइजेशन हो और चाहे एंडोस्पर्म हो। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोकॉट्स में कैसे होता है और डाइकॉट्स में कैसे होता है। इसके लिए अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तब तक चलते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब भेज दीजिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन भी पहले आप देख लीजिए। एंटीपोडल सेल है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है सिनर्जिड्स, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल सेल और फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है एग सेल। फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर पाए जाने वाले लार्जेस्ट सेल को बताना, सबसे बड़ा सेल एम्ब्रियो सैक में कौन सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिख रहा है एंटीपोडल सेल, क्या ये बड़ा है तो इसका सही जवाब भेज दीजिए क्या होगा। या सिनर्जिड बड़ा है तो इसको देखिए, सेंट्रल सेल बड़ा है तो इसको देखिए, या एक सेल बड़ा है, कौन सा सेल आपको सबसे बड़ा लगा है या बताया गया है एम्ब्रियो सैक में, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिछले लेक्चर में देखना होगा, और नहीं तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, हर एक लेक्चर को कंटिन्यू समझ रहे हैं, तो आपको इस लेक्चर में भी इसका आंसर
मिल ही जाएगा। तो फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन सा सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो कमेंट आपका एकदम रुकना नहीं चाहिए। एकदम बहुत सारे बच्चे के द्वारा क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, सही भी आ रहा है, एकदम लगे रहिए। कुछ बच्चे अभी भी नहीं जवाब भेज पा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। आपको ये डाउट है ये जवाब कैसे हो जाएगा? हम तो समझे थे कि एग सेल बड़ा होता है, एग सेल बड़ा होता है, लेकिन वो एग एपारेचस में जो 3 सेल्स का ग्रुप है ना, वो 3 सेल्स के ग्रुप में सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, यानी सबसे बड़ा है, वो क्या है? एग सेल है, और 2 जो सिनर्जिड होता है वो छोटा होता है। लेकिन पूरे एम्ब्रियो सैक में बात किया जाए तो एम्ब्रियो सैक में लार्जेस्ट सेल होता है वो सेंट्रल सेल होता है। आपको बताया गया था ना, चैलेजल एंड की ओर 3 सेल्स होता है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, और माइक्रोपाइलर एरिया की ओर क्या होता है? 3 सेल्स का ग्रुप होता है जिसको एग एपारेचस कहते हैं, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड होता है। और दोनों एंटीपोडल सेल और एग एपारेचस के बीच में जिसमें पोलर न्यूक्लियर रहते हैं, वो तो एक बड़ा सा सेल है ना, उसी को तो हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। उतना बड़ा सेल कौन सा दूसरा है दूसरा नहीं ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी सेंट्रल सेल। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। आपके मन में होगा कि एग सेल सही हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर पूछता कि एग एपारेचस में सबसे लार्जेस्ट कौन है, तब आप एग सेल बताते। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है, यानी मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, पूरे कंप्लीट एम्ब्रियो सैक में पूछ रहा है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? सेंट्रल सेल। क्लियर? चलते हैं। आप लोग काफ़ी देर से क्लास को अटेंड किए हैं, अब यहीं पे हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। आप इसको रिव्यू कर कर देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसी पॉइंट के साथ लेते हैं हम आपसे विदा, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले नए पॉइंट के साथ। जय हिंद।